रात होने को थी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था और कई सारे पकवानों की सुगंध से घर महक रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर घर में नई बहू का आगमन जो हुआ था। घर के वातावरण में गीतों की प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थी। रवि के कमरे में फूलों की खुशबू अभी तक हवा में बसी हुई थी। रवि के मन में खुशियों के फूल अभी मुरझाए न थे। आंखों से प्यार का नशा उतरा ही नहीं था कि अचानक ठंड सी महसूस होने लगी। वह बर्फ की तरह जमकर जड़ हो गया था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखें मिचमिचाकर नई नवेली पत्नी की तरफ देखा। शादी का जोड़ा उतार दिया था उसने, परंतु गहने पहने रखे थे। चेहरे पर बेलोस और जड़ता के भाव थे। नई नई खुशी और दाम्पत्य जीवन के नव अनुभव के सुख से वह शायद पूरी तरह से अनजान दिख रही थी। भाव शून्य चेहरे से पति की तरफ देखते हुए कहा था, कल हमें विदा कराने के लिए पापा और भैया आ रहे हैं। हम दोबारा लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। रवि तो यह सुनकर सन्न रह गया। रीता के कहने का क्या मतलब था, समझ नहीं आया। उसने एक प्रश्नवाचक दृष्टि रीता पर डाली, जैसे कहना चाहता हो, क्या मतलब, जरा फिर से कहो। रीता उसके सामने बैठ गई। वह खड़ा ही रहा। वह कमरे में किसी काम से आया था। उसे अंदर आते देखकर रीता उसके पीछे पीछे आ गई थी। घर में अभी तक मेहमान रुके हुए थे। दिन में नहीं मिल पाते थे दोनों, परंतु रात में मिलन होता था। फिर भी रीता ने रात का इंतज़ार नहीं किया। वह शायद पहले से ही रवि को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालना चाहती थी। रीता ने स्पष्ट किया, आप अच्छे हैं, परंतु हमारी अपनी भावनाएं हैं। हम इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अभी तो हमने एमए पूरा किया था, पीएचडी करना चाहती थी, परंतु मम्मी पापा ने हमारी भावनाओं की उपेक्षा की। डरा धमका कर हमें शादी के लिए राजी किया। अब हम उन्हें तंग करेंगे। आप हमें विदा कराने नहीं आएंगे, ना ही चिट्ठी पत्र लिखेंगे। लिखेंगे भी तो हम जवाब नहीं देंगे। इतनी बात कहते कहते वह तमतमा गई थी। उठकर दूसरे कमरे में चली गई। रवि का शादी करके सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का सारा उत्साह मर गया। उसे लगा उसने शादी नहीं बल्कि मृत्यु की कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। शादी के तुरंत बाद ही उसने महसूस किया था, रीता में कोई उत्साह और उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं था। उसने तब समझा था कि शायद नए नए परिवेश में आते ही कुछ संकोच हो रहा होगा, या फिर रीता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की है। लेकिन वह गलत था। यह तो साफ नज़र आ गया कि शादी उसकी इच्छा से विरुद्ध हुई थी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, परंतु क्या विवाह के बाद भी वह अपने आप को बदल नहीं सकती थी? यह जीवन भर का मामला था, एक दो दिन का नहीं। उन्हें एक लंबा जीवन साथ साथ गुजारना था। रीता ने हिंदी से एमए किया था। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का बोलाबाला है। तब का एक छोटी सी बात उसकी समझ में नहीं आ सकती थी कि शादी के बाद पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, किस तरह से उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य पैदा करना होता है और जीवन की गाड़ी को समतल रास्ते से ले जाकर आगे बढ़ाना होता है। या उसका स्वभाव ही ऐसा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं उसमें। फिर ऐसी क्या बात है कि रीता दोबारा अपने ससुराल नहीं आना चाहती थी? अगली रात को जब दोनों मिले तो रवि के उत्साह और जोश पर पानी फिरा हुआ था। रीता को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह निर्विकार भाव से पलंग के एक किनारे लेटी रही। उसकी चुप्पी से रवि को घुटन सी महसूस हो रही थी। आज बात दूसरी थी। रवि के मन में उससे मिलने बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। पुरुष का अहम तगड़ा होता है। रीता ने उसके अहम को चोट पहुंचाई थी। वह चाहता था कि वही पहल करे, वही बात प्रारंभ करे और उसे मनाए, परंतु लंबा समय बीत गया, किसी ने कोई पहल नहीं की। रवि ने उसकी तरफ नज़र घुमाकर देखा। वह चित लेटी हुई छत में लगे पंखे को निहार रही थी। रवि चिढ़ गया, झल्लाकर बोला, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें कचोट रही है? किससे क्या गलती हुई है? हमने शादी की है, कोई सामाजिक अपराध नहीं। हम दोनों ने
एक दूसरे को पसंद करके ही हाँ की थी। फिर तुम क्यों इस तरह? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी ताकि रीता कुछ कहे। हमें नहीं पता, बस हमें अपने घर जाना है, उसने रूखे स्वर में बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। रवि के हृदय में पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा रीता बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की है। क्रोध से उसका खून खौल उठा, शरीर झंझना गया, परंतु अपने आप को संयत रखते हुए उसने कहा, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का असली घर होता है। हम इस पर बहस नहीं करेंगे। रीता ने बात खत्म कर दी। रवि के पास तिलमिलाने और अंदर ही अंदर घुटते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह रात वैसे ही चली गई। चातक ने चांद की तरफ ताका अवश्य था, परंतु चांद बादलों की ओट में छिप गया था। एक अविश्वास की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई थी। अगले दिन रीता अपने पापा और भैया के साथ कानपुर चली गई। रवि के दिल को कुछ ऐसी चोट लगी कि उसने दिन में रीता से कोई बात नहीं की। रीता भी इतनी ढीठ थी कि एक बार भी रवि के पास आने या उससे बात करने का प्रयास नहीं किया। घर वालों के लिए यह सामान्य बात थी। लड़की एक बार विदा होकर वापस अपने पिता के घर जाती है, दोबारा जब लौट कर आती है तो ससुराल की होकर रह जाती है। परंतु रवि और रीता के लिए यह विदाई सामान्य नहीं थी। उन्हें पता था कि यह विदाई उनकी अंतिम विदाई भी हो सकती थी, परंतु उनके मनोभाव को घरवाले कैसे जान सकते थे। रवि और रीता की शादी घरवालों की पसंद से हुई थी। रवि के पिता का होटल का कारोबार था। रवि ने नोएडा से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की थी और वही की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। सालाना 12 लाख का पैकेज था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। रीता के पिता कानपुर में रेलवे में इंजीनियर थे। दूसरे देश से आने के बाद उनके पूर्वज वहीं बस गए थे। उनके पूर्वजों का पुश्तैनी धंधा था। रीता के चाचा वगैरह उसी व्यवसाय से जुड़े थे। बस उसके पिता सरकारी नौकरी में आ गए थे। रीता का बड़ा भाई मोटर व्यवसाय से जुड़ा था। कारों की एजेंसी थी। सभी का सुखी परिवार था। दोनों परिवारों के परिचित एक रिश्तेदार ने रवि और रीता की शादी की बात चलाई थी। दोनों परिवार धनी, सुसंस्कृत और शिक्षित थे। जहाँ रवि चुस्त दुरुस्त और अच्छे सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी था, वही रीता भी सुशिक्षित, सुंदर, सौम्य और गंभीर लड़की थी। दोनों परिवार वालों को यह जोड़ी बहुत पसंद आई। बात बन गई और अंततः वह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रवि के मन में कोई कुंठा या ग्रंथि नहीं थी। वह खुले विचारों का लड़का था। रीता को पहली ही नज़र में उसने पसंद कर लिया था। इस बारे में उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न खुद से न किसी और से। परंतु रीता के मन में क्या था, किस मजबूरी में उसने यह रिश्ता मंजूर किया था, वह समझ नहीं सका था। रीता ने उसे कुछ बताने या समझाने का प्रयत्न भी नहीं किया था। सीधे ढंग से बात करती तो क्या वह वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास नहीं करता? आखिर रीता उसकी पसंद थी और अब उसकी पत्नी थी। उसकी हर समस्या उसकी भी समस्या थी। दोनों सोच समझकर उसका समाधान कर सकते थे, परंतु रीता की चुप्पी, जिद और अहम के चलते न केवल उसके मन में गांठ पड़ चुकी थी, बल्कि उसका दाम्पत्य जीवन भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। ऊपर से सब सामान्य था, परंतु अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। 1 महीने बाद माँ ने कहा, बेटा, रीता के पिता ने कहा था कि जून की 15 तारीख को तुम्हें कानपुर भेज दूँ। कल सुबह चले जाओ और बहू को विदा करा के ले आओ। रवि ने एक निरीह दृष्टि से माँ की तरफ देखा। वह वास्तविकता अनजान थी। उसने निगाहें चुराकर कहा, मम्मी, मेरे पास समय नहीं है। कंपनी की तरफ से मुझे मुंबई जाना पड़ जाए। आप डैडी को क्यों नहीं भेज देती? नहीं बेटा, शादी के बाद पहली बार पति ही पत्नी को विदा कराने जाता है। रवि ने कहा, देखूंगा, अभी तो नहीं। आप फ़ोन करके रीता के पिता को बता दें कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। जब मौका मिलेगा बता दूंगा, या फिर वहीं आकर रीता को यहाँ छोड़ जाएं। बात आई गई और हो गई। असली बात का पता किसी को नहीं चला। उधर कानपुर में जब खबर मिली कि रवि
रीता को विदा कराने नहीं आ रहा है तो उसके पापा ने कहा, वे लोग तो नहीं आ रहे हैं, मोहित को भेज देते हैं, रीता को उसकी ससुराल छोड़ाएगा। ब्याही बेटी को कब तक हम घर में बिठा कर रखेंगे। परंतु रीता अड़ गई। हम अभी ससुराल नहीं जाएंगे। क्यों? सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारी शादी की थी। आपकी खुशी के लिए हम चुपचाप मान गए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हर बात मानेंगे। अब कुछ दिन तक हम ससुराल नहीं जाएंगे। आप इस संबंध में कोई बात ना करें। हम अपना शोध पूरा कर लें, फिर बताएंगे। वह कठोर शब्दों में बोली। वह बचपन से ही जिद्दी और गंभीर किस्म की लड़की है। यह बात उसके माँ बाप जानते थे, परंतु शादी के बाद ससुराल नहीं जाएगी, यह अप्रत्याशित था। क्या रीता के हृदय में नारी प्रेम की कोमल भावनाएं नहीं हैं? क्या वह प्यार, ममता और वात्सल्य भावों से वंचित है? कहीं न कहीं उसमें मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी अवश्य थी। उन्होंने सोचा, परंतु तत्काल किसी ने कुछ नहीं कहा। सोचा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। प्रेम का बीज कभी न कभी तो अंकुर बनकर उसके हृदय में उपजेगा। वह पेड़ का रूप धारण करेगा। नई नवेली के लिए पति से दूर रहना असंभव था। प्रेम और अभिसार का कीड़ा बहुत बलवान होता है। यह नारी और पुरुष दोनों को किसी न किसी परिस्थिति में कमज़ोर बना देता है। रीता ने शोध प्रबंध के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया था। विषय था आधुनिक हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस। यह कैसी विडंबना थी कि दाम्पत्य जीवन और पति प्रेम से दूर भागने वाली लड़की ने शोध के लिए ऐसा विषय चुना था जो उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। लेकिन मनुष्य अक्सर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है। शोध के लिए विद्यार्थी का प्रतिदिन विश्वविद्यालय जाना आवश्यक नहीं था। रीता ने पुस्तकालय से मोटी मोटी किताबें उधारी ले रखी थी। कुछ खरीद भी ली थी। अपने कमरे में लेटी या बैठी उन किताबों में खोई रहती थी। बस आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलती थी। मम्मी पापा से कभी कभी बातें करती थी। भाभी से तो वह सदा दूर ही रहती थी। उसके एक भतीजा और एक भतीजी थी। सुंदर सलोने और बहुत ही चंचल बच्चे थे। उनकी धमा चौकड़ी से घर गुंजायमान रहता था। घर में हंसी खुशी के गुब्बारे फूटते रहते थे। परंतु रीता ना उन बच्चों के साथ कभी खेलती थी, ना घर के किसी सदस्य की खुशी से कुछ लेना देना था। उसके अपने जीवन में हंसी खुशी का अभाव था। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी वह। किताबों में हमेशा खोए रहने से वह स्वयं ही मूर्त रूप हो गई थी। कभी कभी विश्वविद्यालय जाकर अपने गाइड से मिल लेती थी। उसके अंतर्मुखी स्वभाव के कारण भी बाहर उसकी कोई सहेली नहीं थी। लड़कों को तो वह कतई नापसंद करती थी। ऐसे जड़ जीवन में श्रृंगार रस का प्रारंभ कैसे हो सकता था? रवि की सीमित दिनचर्या थी। घर और ऑफिस में व्यस्त रहना। दोस्तों से कभी कभार छुट्टी के दिन मिल मिला लेता था। आजकल जानबूझकर मिलना कम कर लिया था। दोस्त पूछते, यार शादी के बाद तुमने भाभी के हाथ का खाना नहीं खिलाया, क्या बात है? उन्हें बनाना नहीं आता या तो उनको हमारे सामने नहीं लाना चाहता? वह हंसकर बात को टाल देता। कुछ नज़दीकी दोस्तों को ही पता था कि रीता शादी के बाद दोबारा ससुराल नहीं आई थी। वह अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में किसी से बात करने को कोई औचित्य नहीं समझता था। लोग केवल बातें बनाते हैं। किसी के दुख को कम करने के बजाय उसे कुरेद कर और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शादी के बाद बेटी का ससुराल न जाना जितना माँ बाप को अखरता है, उतना ही परिवार के अन्य लोगों, रिश्तेदारों तथा परिचितों को भी। रीता के परिवार में बाहरी लोगों का ज़्यादा दखल ना था। परंतु मोहित की पत्नी जूही ने एक दिन खाने की मेज पर कह ही दिया, मम्मी पापा, आप मेरी बात को बुरा ना माने। मैं जानती हूँ आप सहनशीलता की सीमा लांघ जाते हैं, परंतु किसी को कुछ नहीं कहते। रीता का शादी के बाद यहाँ पड़े रहना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, परंतु ससुराल आती जाती रहेगी तो हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे। ससुराल में वह तालमेल बिठा सकेगी। पति से दूर रहकर अपने जीवन में कड़वाहट घोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसे तलाक का दंश झेलना पड़े। सोच तो वह वहाँ भी रहकर कर सकती है। जूही की बात उचित थी और उसमें दम था।
मम्मी पापा तो उसे समझाकर हार चुके थे। भाई की भी वह नहीं सुनती थी। अतः सबने जूही को ही यह काम सौंपा कि वह रीता से बात करके देखे। शायद उसकी बात का कुछ असर हो उस पर और वह ससुराल जाने के लिए राजी हो जाए। कम से कम पता तो चले कि वह ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी। वैसे तो कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था, बस वह जिद्दी थी, जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बस इसी कारण से वह ससुराल न जाना चाहती हो, यही सबकी समझ में आ रहा था। उचित अवसर पर जूही ने रीता से बात की। क्यों रीता, तुम हम लोगों से नाराज सी क्यों रहती हो? घर में रहकर भी ना तो किसी से ज़्यादा बातें करती हो, ना बच्चों के साथ खेलती हो, बाहर जाने का तो नाम ही नहीं लेती। बस यह सोच पूरा हो जाए, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। जूही उसके सामने बैठ गई। वह लंबे वाक युद्ध की तैयारी करके आई थी। बोली, पुस्तकीय शोध प्रबंध से जीवन का शोध प्रबंध ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में सुख नहीं है, शादी के बाद भी नारी अकेली है, उसके जीवन में पति, परिवार और समाज का कोई सरोकार नहीं है, वह केवल एकांत में जीती है, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होती है, तो हर प्रकार की शिक्षा और उस पर किए जाने वाला शोध कार्य व्यर्थ है। रीता ने भाभी की बातें ध्यान से सुनी। उसे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि वह रवि के साथ गलत कर रही है। अगर रवि की जगह पर कोई और होता तो शायद इतना बर्दाश्त ना करता और उसे छोड़ देता। श्रृंगार रस पर शोध करते करते उसके मन में भी उमंगे हिलोरें लेने लगी थी। उसका हृदय एक अजीब सी कसक से उमड़ पड़ता था। उसके शरीर में एक अनोखी सुखद अनुभूति का प्रभाव होने लगता था। उसकी सांस तेज हो जाती और वह रवि के साथ बीते क्षणों की यादों में खो जाती। मन तो करता कि उसकी मजबूत बाहों में खो जाए और उसके साथ जज्ब होकर अपने अस्तित्व को भुला दे, पर उसने अपने ऊपर जो ठोस आवरण चढ़ा रखा था उसको तोड़कर बाहर निकलना भी संभव नहीं था। उसका अहम, जिसे थोथा घमंड कहना उचित होगा, आड़े आ जाता था। आखिर अपने पथ पर कांटे तो उसी ने ही बोए थे। रीता विचारों में मगन थी। जूही ने तभी एक और चोट की। क्या तुम्हें यह अधूरा जीवन अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें यह अधूरापन सालता नहीं है? पति के पास जाने का मन नहीं करता? जूही की यह बात एक गाली की तरह थी। रीता को नागवार गुजरी। वह तिलमिलाकर बोली, पूरी होकर आपने कौन सा तीर मार लिया? 2 बच्चे पैदा करके क्या आप समझती हैं कि संसार की सारी विवाहित औरतों की मुखिया बन गई हैं? हर औरत बच्चे पैदा करती है, इसमें नया क्या है? जूही ने अपना विवेक नहीं खोया। वह जानती थी अगर उसने अपना धैर्य खो दिया या रीता की किसी बात का बुरा माना तो उसका प्रयास विफल हो जाएगा। रीता उससे छोटी थी, अतः उसे ही सहनशीलता का परिचय देना होगा। उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है। वह हंसकर बोली, सच है, हर औरत बच्चे पैदा करती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना मर्द के तुम बच्चे पैदा करके दिखा दो, मैं मान लूँगी कि तुम बाकी दुनिया से निराली औरत हो। रीता का तन बदन झंझना गया। मस्तिष्क में कुछ टूटता सा लगा। क्या औरत के लिए मर्द बहुत ज़रूरी होता है? वह सोचने लगी। शादी का 1 साल पूरा होने वाला है। पति से पूरा 1 साल वह दूर रही है, वह भी अपने माँ बाप के घर में। और अभी से ऐसी बातें उठने लगी हैं। कहीं अकेले रह रही होती तो क्या होता? लोग कैसी कैसी बातें बनाते। वह भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो उठी। अभी तो उसकी भाभी यह बात कह रही है, कल मम्मी पापा कहेंगे, फिर मोहल्ले वाले, पूरा शहर चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि तुम छोड़ी गई हो, पति ने तुम्हें छोड़ रखा है। सुंदर हो परंतु घमंडी, इसीलिए पति से तुम्हारी नहीं बनी, उसने त्याग दिया। सच्चाई की तरफ किसी की एक नज़र नहीं जाएगी। लोग झूठी बातें बनाकर उसे बदनाम कर देंगे और वह कहीं की ना रहेगी। मेरी प्यारी ननंद, जूही ने उसे समझाते हुए कहा, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु सही समय पर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना भी हमारा दायित्व है। तुमने पर्याप्त शिक्षा हासिल कर ली है, उचित समय पर तुम्हारी शादी हो गई है।
अब हंसी खुशी नए जीवन में प्रवेश करो और अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदार से पालन करो। कोई व्यक्ति जब शादी करता है तो पत्नी और परिवार को लेकर उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। वह भी अपने दायित्व पूरे करना चाहता है। सोचो, तुमसे दूर रहकर रवि के मन पर क्या बीती रही होगी। क्या उसके हृदय को आघात नहीं पहुंचा होगा जब तुम उसे छोड़कर आई थी। उसके सामने रवि का दयनीय और मासूम चेहरा घूम गया। कितना कुछ पूछना चाहता था वह रीता से, कितना प्यार उड़ेलना चाहता था उसके दामन में। वह प्यार के सागर में उसे डुबो देना चाहता था, परंतु उसकी उपेक्षा से रवि के कदम एक जगह थम कर रह गए थे। वह कसमसा उठी थी। उसका बदन अंगड़ाई लेने लगा था। यादों की डोर पकड़कर वह उठी और अंग प्रत्यंग मरोड़कर अपने कठोर आवरण को तोड़ डाला। फिर भाभी की कंधों को पकड़कर बोली, भाभी, हमारी प्रिय भाभी, आपने हमारा शोध कार्य पूरा करा दिया। अब एक काम और कर दो, उन्हें फ़ोन करके बोल दो कि कल ही आकर हमें लिवा ले जाएं। जूही भी आंसती हुई उठ खड़ी हुई और उसका बायां गाल चूम कर बोली, खुश रहो मेरी जान, मैं अभी दिल्ली फ़ोन करती हूँ। कहकर वह बाहर चली गई। रीता ने किताबों को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया, इधर उधर बिखरी चीज़ों को ठीक किया और फिर श्रृंगार दान के सामने बैठकर अपने को संवारने लगी। माथे पर बिंदिया लगाने के बाद वह हल्के से मुस्कुराई और अपने सौंदर्य पर रीझ कर खुद से शर्मा गई। परंतु रीता की आशाओं पर तुरंत ही बर्फ पड़ गई। थोड़ी देर बाद जूही ने उसके कमरे में प्रवेश किया। रीता को खुद से शर्माते देखकर वह एक किनारे खड़ी हो गई। भाभी का उदास चेहरा देखकर रीता थोड़ा बहुत समझ तो गई, फिर भी पूछा, क्या हुआ भाभी, उनसे बात हुई? क्या बोले? जूही ने उससे निगाहें चुराते हुए कहा, बात इतनी आसान नहीं है। पता नहीं वहाँ से विदा होते समय क्या कह दिया था तुमने उनको। विदाई कराने के लिए आने को कहा तो भड़क कर बोले, ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फिर कभी इसके लिए फ़ोन नहीं करना, और बस फ़ोन काट दिया। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमको बात करना हो तो मैं उनका मोबाइल नंबर देती हूँ। रीता को अपना हृदय डूबता सा लगा। उसे पता था कि विदा कराने के नाम पर रवि क्यों भड़का था। उसी ने तो उसे मना किया था, पत्र तक लिखने से मना किया था। तब क्यों न गुस्सा करता वह? गलती तो उसी की ही थी। वह भाभी का हाथ पकड़ते हुए धैर्य से बोली, नहीं भाभी, हम उन्हें फ़ोन नहीं करेंगे। अब बात ना फ़ोन करने से ना उनके यहाँ आने से बनेगी। हम जानते हैं कि बात कैसे बनेगी। बस जैसा हम कहे वैसा वैसा करती जाना। शाम को रवि उदास, चिंतित और थका हुआ घर पहुंचा। माँ उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आते ही बोली, बेटा, कितनी शुभ बात है। कानपुर से तुम्हारी सलहज का फ़ोन आया था। मैंने तुम्हारा मोबाइल नंबर उसे दे दिया था। तुम्हारी बात हुई उससे? बेटा, बहुत हो गया। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या जिद है, परंतु उनकी तरफ से इतने सारे फ़ोन आए, तुम नहीं गए। आखिर हमें भी तो पता चले कि तुम बहू को विदा कराने के लिए क्यों नहीं जाते। वह माँ की बातें अनसुनी कर अपने कमरे में चला गया। अपनी बात का जवाब ना पाकर माँ भी पीछे पीछे चली आई। वह धम से पलंग पर बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, शादी के बाद से तुम कितना उदास और शांत रहने लगे हो। लगता है रीता से शादी करके हमने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है। उससे कोई खटपट हुई है? नहीं माँ, किसी से कोई भी भूल नहीं हुई है। यह समय का चक्र है। उसने बात को समाप्त करते हुए कहा, अब इस प्रसंग को छोड़ो, चलो एक बढ़िया सी चाय बना कर लाऊं। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बेटे की भावनाओं को समझते हुए माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा और रसोई में चली गई चाय बनाने के लिए। रवि को अपनी पसंद पर गर्व था। जब पहली बार उसने रीता को देखा था तो वह उसके रूप और सौंदर्य से अभिभूत हो गया था। वह असीमित सुंदरी थी, परंतु उसके अंदर घमंड और दंभ से भरा प्रेम विहीन हृदय था। इस बात से वह अवगत नहीं हो सका था। 1 वर्ष व्यतीत होने जा रहा था। शादी की सालगिरह आने वाली थी, परंतु वह पत्नी से दूर, अपने प्रेम रस से वंचित था। आज उसे पछतावा हो रहा था कि केवल सौंदर्य पर ही उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी थी।
शादी से पहले पति पत्नी को एक दूसरे से मिलकर आपस में बातें करके समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही उसने नहीं किया। इसका अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था। वह लोग दिल्ली में रहते थे और रीता कानपुर में। वह अपने परिवार के साथ केवल एक बार उसे देखने के लिए गया था। वह सबको पसंद आ गई थी। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद आवश्यक रस्में पूरी करके झटपट शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उसे कभी मौका ही ना मिला कि रीता के हृदय में उतर कर उसका अंतर्मन पढ़ सकता। वह रूप जाल में उलझ कर रह गया था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, परंतु उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। जिन मनोभावों से वह गुजर रहा था उसका दुख वही समझ सकता था। घर जाने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज मन भी नहीं कर रहा था। 1 साल पहले आज ही के दिन वह कितना खुश था। तब नए जीवन में प्रवेश करने की अभिलाषा और जिज्ञासा थी, और आज अपने वर्तमान को लेकर वह उतना ही दुखी था। नित्य तो वह समय पर घर लौटता था, आज उसने जानबूझकर देरी की। नोएडा से लौटते समय उसने बोट क्लब के पास गाड़ी रोका। कुछ देर तक नौका विहार दिखता रहा, फिर परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते देखा। अंधेरे एकांत कोने में बैठे प्रेमी युगलों को भी उसे कोई शांति नहीं मिली। वह बेचैन होकर गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ चल पड़ा। घर में घुसते समय उस दिन उसे कुछ अजीब सा लगा। माँ अकेली थी और 1-2 बत्तियों को छोड़कर कहीं भी उजाला ना था। घर का इकलौता नौकर भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। डैडी तो वैसे भी देर से घर आते थे। उसने माँ से पूछा, क्या बात है माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? मेरे कमरे में भी अंधेरा है। किस बात के लिए उजाला करे बेटा? आज के दिन तुम्हारी शादी थी। उस दिन ढोल ताशे बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी और चारों तरफ रोशनी की लड़ियाँ सजी थी। नाच गाने हो रहे थे और तुम्हें घोड़ी पर चढ़ाकर एक वीर पुरुष की तरह बहू को विदा कराने के लिए बारात के साथ रवाना किया था। परंतु आज, माँ ने आह भर कर कहा, क्या मिला तुम्हारी शादी करके हमें? बस अंधेरा ही ना। एक बेटा था, वह भी दिल से हमसे दूर हो गया, इसीलिए घर में आज अंधेरा कर कर रखा है। तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर बत्ती जलाकर उजाला कर लो। वह खामोश रहा, टूटे हृदय और बोझिल कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजों को हल्के से धक्का देकर खोला। हवा में एक अनोखी सुगंध फैली हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पाया। स्विच बोर्ड की तरफ बत्ती जलाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि 2 नरम बाहें उसके गले में सांप की तरह लिपट गई। वह चौंक कर पीछे की तरफ हटा तो रीता उसके ऊपर आ गिरी। रीता की महक वह पहचानता था, क्योंकि यह महक उसके नथनों में ही नहीं, शरीर के प्रत्येक अंग में रची बसी थी। वह कुछ कहता कि रीता बोल पड़ी, नहीं, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भूल हमारी थी, उसका प्रायश्चित हमें ही करना है। और बस कसकर उसके गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।